हेलो दोस्तों, इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ नागराज की नई सीरीज सीलभंग, जिसका पहला कॉमिक्स है अर्ध सत्य का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सील यानी मर्यादा, किसी भी इंसान के लिए उसके वसूल, उसके जीवन के आदर्श ही उसकी मर्यादा होते हैं, जिनका वह जीवन भर पालन करता है। उसूलों की श्रेष्ठता ही मर्यादा को श्रेष्ठ बनाती है और इंसान को बनाती है मर्यादा पुरुषोत्तम। जिसके उसूलों को, जिसके आदर्श को प्राणी, कर्म, भाग्य तो क्या स्वयं विधाता भी टिका ना सके। कुछ साल पहले महानगर को ही उसका मर्यादा पुरुषोत्तम मिला, अपराध और आतंकवाद का दुश्मन, जिसने महानगर से अपराध का सफाया किया। बच्चों का दोस्त, सैकड़ों हजारों गरीब बेसहारा बच्चों का न सिर्फ सहारा है, बल्कि उनके लिए मिसाल, उनका आदर्श भी है। महानगर का रखवाला, लोगों के दिलों में बसने वाला उनका आदर्श महानायक। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि मर्यादा को अगर कोई चीज लांघ सकती है तो वो है शक्ति, अपार शक्ति, जो मर्यादाओं की सीमा रेखा को धूमिल कर दे। समय आ चुका है जब अपार, असीम, अनंत शक्तियों का स्वामी अपने सबसे बड़े शत्रु का सामना करे। जिस शक्ति ने महानगर के रक्षक को विश्व रक्षक बनाया है, वही शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादाओं को लांघ रही है, क्योंकि शक्ति किसी मर्यादा को नहीं मानती। सील और शक्ति के बीच शुरू हो चुका है सबसे बड़ा द्वंद्व, क्योंकि आने वाला है सबसे बड़ा खलनायक। नहीं, वह मैं नहीं हूं। मैं तो बस एक सूत्रधार, एक जरिया, एक निमित्त मात्र हूं, जो नागराज का सामना उसके सबसे बड़े खलनायक से कराएगा। जब शक्ति सीमाओं को पार करेगी, तब हनन होगा मर्यादा का, और मर्यादा पुरुषोत्तम तोड़ेगा अपनी कसम, किसी की जान ना लेने की कसम। और तब नागराज का सामना होगा अपने सबसे बड़े शत्रु से, खुद नागराज से, और यही होगा उसका सबसे बड़ा सील भंग। संजय गुप्ता पेश करते हैं अर्ध सत्य शीलभंग पार्ट 1। अ फ्यू ईयर्स एगो, महानगर, रात का अंधकार जो अपने अंदर न जाने कितने रहस्य समेटे रहता है, ठीक आसमान में घुमड़ते बादलों के समान, जो अपने लाल दुसाले में अनगिनत तूफान संजोए होते हैं। एक ऐसा ही तूफान वेदाचार्य भविष्य धाम की ओर बढ़ रहा था, जो आने वाले भविष्य को तहस नहस करने का आवेग अपने आस्तीन में संजोए था। उस रात वह अज्ञात शख्स भविष्य में आने वाले तूफान का उत्सर्जक था, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित। पूरी सृष्टि उस कृत्य की साक्षी थी। सृष्टि साक्षी थी उस नन्ही सी जान की तड़प की, जो स्वयं अपने भविष्य से अनभिज्ञ अपनी यथार्थ की विषमताओं पर बिलख रही थी। विनाश का बादल अपने भीतर समेटे भविष्य के तूफान का आगाज कर चुका था, जिसकी उद्घोषणा आसमान में गरजते मेघ अपने दुसाले में छुपाए तूफान के आगाज से कर रहे थे। उस तूफान के सामने आखिर हंसते ही क्या थी उस नन्ही सी जान की, एक तिनके सी। कितना आसान था उसे फना कर देना। घन गर्जना उसके रुदन को मूक बनाने की लाख चेष्टा करती रही, पर वो मूक रुदन परमात्मा तक पहुंचने से कोई घन गर्जन नहीं रोक सका। एक अबोध बच्ची के करुण रुदन पर तो परमात्मा भी पिघल जाते हैं ना, परंतु कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन दुनिया में हर किसी का एक भगवान जरूर होता है। उस रात उस बच्ची का भी एक भगवान था, जो उसका रुदन सुनकर उस तक पहुंच गया था। महानगर नाव। ओ जी, असी पहचान गए तेनू, तुसी नागराज हो। बाहर नेम प्लेट पर लिखा है नागराज शाह। ओ ना जी, वो वाला नागराज जो लंबे लंबे सांप छोड़ता सी, तुसी वही हो। लीजिए पेड़े खाइए। ओए वाह जी बादशाह, वाह, लाओ लाओ। लेकिन ये पेड़े किस खुशी में? क्योंकि आप इस महीने के 101वें इंसान हैं जिसने यह ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि नागराज शाह ही नागराज है। मिलाइए हाथ। आपकी तीव्र बुद्धि का मैं कायल हो गया। इसी खुशी में आपको मिलता है एक शानदार इनाम। मुफ्त मुफ्त मुफ्त। आई, सांप छोड़ दिया मुझ पे। ठंड पाओ पाजी, ये सांप उतना ही असली है जितना कि मैं नागराज हूँ। यह तो प्लास्टिक का खिलौना सांप है। सरदार टिंडा गुलाटी नल मस्खरियाँ। ओए अत्ते तू ठीक ना किस्सा। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, दुकान बंद करवा दूंगा तेरी साह के बच्चे। ये घंटा लेता जा, इसे लेकर महानगर पालिका की बिल्डिंग पे चढ़ जाना और दुनिया को टंके की चोट पर बताना कि मैं नागराज हूँ।
बड़ आया मेरी दुकान बंद करवाने वाला। तराक। क्या बेहूदगी कर रहे थे तुम क्लाइंट के साथ? मैंने पहले ही कहा था कि इसे स्नेक आई का हेड बनाना अच्छा विचार नहीं है। मैं खुद नहीं नागराज साहब बनना चाहता। नागू और नागराज शाह का डबल रोल प्ले करते करते मेरी जिंदगी वह बाम हो गई है जिसे लगाकर मुन्नी बदनाम हो गई है। जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है तब तक ही नागू बेवकूफ़ बनता रहेगा। मैंने यह फिल्म भी देखी है, मुझे पता है कि बेवकूफ़ में आड़ में मुझे क्या बोल रहे हो। आड़ में क्यों, सीधे मुंह पर बोलता हूँ। बस बस करो तुम लोग, बहुत हो गया। तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि हम कितनी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में तुम लोगों को ऐसा गैर जिम्मेदारा व्यवहार शोभा देता है क्या? नागराज के संन्यास लेने के बाद महानगर हमारी जिम्मेदारी है और इंसानों के बीच इंसान बनकर रहना है, उसके लिए पैसे कमाने होंगे। आइंदा ध्यान रखना नागू, क्लाइंट्स के साथ कोई बदसलूकी नहीं। यस दीदी। लेकिन नागराज के बिना हम कब तक महानगर को बचा पाएंगे? वह भी तब जब अपनी नाशक्तियों का प्रयोग इंसानों के बीच ना करने के लिए हम भी बाध्य हो चुके हैं। तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है नागू। मैं मिस्र की देवी हेरा से सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ कि नागराज अपना संन्यास भंग कर दे। लेकिन हम सभी नागराज को जानते हैं, वो मर सकता है लेकिन अपनी ली हुई कसम कभी भंग नहीं कर सकता। मिस डांगी, मिस्टर मेयर ने स्नेक आई सिक्योरिटी सर्विस के हेड मिस्टर नागराज शाह और उनके सहयोगियों को अपने ऑफिस बुलाया है। ओह, ठीक है मिस्टर शाह अभी एक ज़रूरी मीटिंग पे हैं, आप चलिए, हम लोग कुछ ही देर में मेयर सर के ऑफिस पहुंचते हैं। जब तक मिस्टर शाह फ्री नहीं हो जाते मैं बाहर गाड़ी में आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अ फ्यू मिनट्स लेटर, मेयर ऑफिस महानगर। महानगर का बाहरी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जो कि ज़्यादातर बंजर रेतीली ज़मीन है और जिसके बाद घना बीहड़ जंगल शुरू होता है, इस जगह पर ही महानगर एटॉमिक पावर प्लांट का सेटअप किया जा रहा है। लेकिन मिस्टर मेयर, महानगर के पास ऑलरेडी एक एटॉमिक पावर प्लांट है, फिर इस नए सेटअप का क्या औचित्य है? पिछला एटॉमिक प्लांट महानगर मुख्य शहर के काफ़ी करीब था। कई अवसरों पर उस एटॉमिक प्लांट की वजह से महानगर वासियों की जान खतरे में पड़ चुकी है। उस समय तो नागराज ने खतरे को टालकर महानगर को बचा लिया, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई आपदा आई तो हम क्या करेंगे? नागराज तो अपने संन्यास से वापस आएगा नहीं और ना ही कोई महानगर वासी चाहेगा कि नागराज दोबारा कभी महानगर आए। इसलिए पुराने यूनिट को बंद करके महानगर के बाहर इस नए एटॉमिक यूनिट को सेटअप किया जा रहा है और हम इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी सिक्योरिटी एजेंसी स्नेक आइज को दे रहे हैं मिस्टर शाह। लेकिन एटॉमिक पावर प्लांट की सुरक्षा तो सरकार और राष्ट्र सुरक्षा का आंतरिक मामला है ना, जिसके लिए मिलिट्री कमांडोज को अपॉइंट किया जाता है। यह काम किसी भी निजी सुरक्षा एजेंसी को कैसे सौंपा जा सकता है? मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट से दुश्मन देशों की खुफिया एजेंसियों और विभिन्न टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की नज़र इस पावर प्लांट पर होगी, जबकि कोई सपने में भी यह नहीं सोचेगा कि एक मामूली सी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी इतने बड़े एटॉमिक प्लांट की सुरक्षा करेगी। प्लांट सुचारू ढंग से शुरू होने तक इसको हाईली कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। बट सर, शाह ने प्रतिवाद करने के लिए मुंह खोला, लेकिन डांगी के गुप्त इशारे पर उसने अपना इशारा बदल दिया। ठीक है सर, हम इस काम के लिए तैयार हैं। यह मेयर तो साफ साफ बच्चे पढ़ा रहा था। आपने मुझे चुप क्यों करा दिया दीदी? तुम लोगों ने मेयर की आंखों पर ध्यान दिया? हमसे बात करने के दौरान मेयर ने एक बार भी अपनी पलकी नहीं झपकाई। वह किसी के मानसिक आदेश का पालन कर रहा है। किसके? पता नहीं, लेकिन वह जो भी है बहुत शक्तिशाली है। वह चाहता है कि हम जानें कि वह हमें फंसा रहा है, मकड़ी के जाल में फंसे शिकार की तरह, जो धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ती मौत को बेबसी से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हम इस काम के लिए मना भी तो कर सकते थे, कोई फ़ायदा नहीं होता। दुश्मन हमें ट्रैप करने का कोई दूसरा रास्ता निकाल ही लेता। दूसरी बात, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुश्मन की पहुंच एटॉमिक प्लांट तक है। एक तरह से यह अच्छा ही है कि उसकी सुरक्षा का जिम्मा हमें मिल रहा है। मेरी छठी इंद्री किसी आने वाले बड़े अनिष्ट का संकेत दे रही है दीदी। हमें नागराज से संपर्क करना चाहिए। नागराज ने हम सभी से संपर्क अवरुद्ध कर दिया है। हम उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते और कांटेक्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो नागराज को वापस ला सके। ना गया, चल वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। तुझे डर लग रहा है तो वापस चला जा गट्टू, मैं उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगी। लेकिन उन तक पहुंचेंगे कैसे? बीच में ये भयंकर वाली गहरी खाई है और वैसे भी मैंने सुना है कि वे किसी से नहीं मिलते, इसीलिए तो इतने खतरनाक जंगल में अकेले रहते हैं, जहां उन तक पहुंचना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
मेरी इन्फॉर्मेशन को 10वीं बार देने के लिए थैंक्स। अब इस लता को तोड़ने में मेरी हेल्प कर। इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। खाई की चौड़ाई लगभग 10 फीट और गहराई कम से कम 40 फीट है। इस लता की लंबाई मुश्किल से 6 फीट होगी। अगर इस हाइट और विड्थ में हम मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश करें तो भी उसका परसेंटेज क्रैक आ, शा आ, ना गया। यह लता हमें मुश्किल से आधी खाई तक दूर तक ले जाएगी। हम मरने वाले। ठक। जान ही निकाल दी तूने। अब थोड़ा धीरे चल। मैं तेरी तरह उछल कूद नहीं कर सकती। और और तू इतना श्योर कैसे है कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है? मैं महसूस कर सकती हूँ उसे। मुझे तो सिर्फ डर महसूस हो रहा है। अंधेरा भी हो रहा है। श्श, क्या हुआ? शोर मत करना और अपना हर कदम बेहद संभाल कर रखना, वरना तुम उन्हें चोट पहुंचा दोगे। किसे चोट पहुंचा दूंगा मैं? उन्हें। ये इस जगह की सुरक्षा कर रहे हैं। सांप! इतने सारे सांप! रुक जा ना गया, वापस चलते हैं। अगर इतने सारे सांप हैं, अगर काटने पर आ गए तो हमारे शरीर छोटे पड़ जाएंगे। जानती हूँ, ये सांप उन्होंने छोड़े हैं ताकि उनके पास कोई ना आ सके। वे नाग असमंजस में थे कि उनकी प्रवृत्ति और उनके नायक का आदेश दोनों ही उन्हें इन नन्हे घुसपैठियों पर आक्रमण करने को प्रेरित कर रहे थे। लेकिन उस बच्ची में कुछ ऐसा था जिसकी पहचान उन नागों को थी, कुछ ऐसा जो उनके नायक में भी था, सच्चाई और दृढ़ निश्चय। और यह बात वे नाग भी जानते थे कि जिसके पास ये दोनों है उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन उस जंगल में और भी ऐसे वन्य जीव थे जिनके लिए इंसानी भावनाएं क्षुधा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी। गर्र! ऐसे वन्य जीव जिन्होंने इंसान की गंध वर्षों से नहीं सूंघी थी और उस गंध की क्षुधा पूर्ति उन्हें प्राणों से अधिक प्यारी थी। लेकिन वहां कोई ऐसा मौजूद था जिसे सिर्फ जीवन प्रिय था, चाहे वो इंसान का हो या पशु का। गर्र! तुम जंगल के गलत हिस्से में प्रवेश कर गए हो वनराज। ये तो वही है। वास्तव वापस अपनी परिधि में जाओ वनराज, और इधर का रुख मत करना। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। और तुम लोग भी वापस जाओ, यहाँ तुम्हारी जान जा सकती है। अरे, एक तो इतनी मुश्किलें उठाकर मैं आपसे मिलने आई, ऊपर से आप मुझे ही डांट रहे हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना। वापस चली जाओ नाग्या। तुम दोनों को वेदाचार्य भविष्य धाम से अकेले यहाँ आने की परमिशन किसने दी? वेदाचार्य भविष्य धाम? यानी आपको वाकई नहीं पता तुम्हारे जान महानगर से जाने के बाद क्या क्या हुआ? जिस हादसे की वजह से आपने महानगर छोड़ा, उसके बाद दादा वेदाचार्य को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि दादाजी नहीं बचेंगे। हाँ, फिर भारती दीदी रातों रात दादाजी को लेकर कहीं चली गई। उसके बाद वे दोनों कहाँ चले गए किसी को कुछ नहीं पता। भारती दीदी के जाने के बाद भारतीय कम्युनिकेशन को पहलेजा ने टेक ओवर कर दिया। लेकिन वेदाचार्य भविष्य धाम तो अलग ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। कुछ दिन पहले स्कूल और अनाथालय की बिल्डिंग भूकंप में ढह गए। ट्रस्ट वालों ने अनाथालय के बच्चों को शहर के दूसरे अनाथालयों में भेज दिया है। महानगर नागराज के जाने से अनाथ हो गया था। मुझे अफसोस है महानगर के लिए और तुम्हारे लिए। अब जाओ यहाँ से। मैं यहाँ खाली हाथ लौटकर जाने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने कहा ना, नागराज अब कभी भी इंसानों के बीच लौटकर नहीं जाएगा। कचाक! चले जाओ यहाँ से। दुनिया नागराज के बिना पहले जैसे चलती थी, नागराज के बाद भी वैसे ही चलेगी। कम से कम कोई एक बात तो है जिसमें हम दोनों एक मत हैं। इंसान नागराज को डिजर्व नहीं करते। गलत। मैं इंसानों के बीच रहना डिजर्व नहीं करता। मैं यहाँ नागराज को वापस महानगर ले जाने के लिए नहीं आई हूँ। फिर किस लिए आई हो? इसके लिए। यह क्या है? इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का फॉर्म है। मैं इसमें जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हूँ। इस चैंपियनशिप के विनर को $10 मिलियन का पुरस्कार दिया जाएगा। बकवास। प्राइवल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के प्राइज मनी की रकम इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन इसमें है, और यह तो कुछ भी नहीं। इस टूर्नामेंट के एडल्ट चैंपियनशिप की प्राइज मनी $100 मिलियन है। या तो इस टूर्नामेंट का संचालक कोई पागल सिरफिरा है या फिर कोई धोखेबाज। आपको लगता है कि मार्शल आर्ट्स का वर्ल्ड अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोया कोया रिकीजी पागल या धोखेबाज है? व्हाट? कोया कोया रिकीसी? चीन के भूतपूर्व नंबर 1 डॉन कोया कोया हितैषी का बेटा। अब जानते हैं उसे? उसके पिता को जानता था। उसके पिता की मृत्यु मेरे ही हाथों हुई थी। अरे हाँ, ये तो तब की बात है ना, जब तुम वर्ल्ड टूर किया करते थे और दुनिया भर में घूम घूम कर अपराधियों और टेररिस्ट मास्टरमाइंड्स को जान से मारते थे। कितना कूल था ना वो सब। किसी की जिंदगी लेना कूल नहीं होता ना गया।
चाहे वह जिंदगी किसी ऐसे आतंकवादी की क्यों ना हो जिसके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। सच्चाई यही है कि इन अपराधियों को खत्म करते करते एक दिन आप भी इनके जैसे ही बन जाते हैं। जितना मैं जानती हूँ, कोया कोयारी किसी कोई अंडरवर्ल्ड डॉन या किंगपिन नहीं है। वह संसार का सर्वोत्तम मार्शल आर्टिस्ट है और इस लुप्त होती विद्या को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग देशों में ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता आ रहा है और इस बार वह इंडिया में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। मुझे ये जूनियर चैंपियनशिप जीतनी है हर कीमत पर। तुम्हें क्यों चाहिए $10 मिलियन? ताकि उस पैसे से वेदाचार्य भविष्यधाम दोबारा बनवाया जा सके। जिन अनाथ बच्चों के सिर से छत छिन गई है उन्हें पूरे सम्मान के साथ उनकी छत, उनका घर वापस देना है मुझे। उस बच्ची से वैसे जवाब की अपेक्षा नहीं थी नागराज को, यह शायद थी। बरसों इंसानों के बीच इंसान बनकर रहने की जद्दोजहद करने के बावजूद भी नागराज ने इंसानियत को रूबरू बहुत कम ही देखा था। वह बच्ची नागराज का इंसानियत से एक ऐसा अटूट बंधन थी जिसके धागे वक्त और हालात की मार ने उधेड़ जरूर दिए थे, फिर भी भावनाओं की मजबूती पहले जैसी बुलंद थी, पहली बार की भांति ही निश्चल और अबोध। देखो भारती, यह किस तरह मुझे एकटक देख रही है। ऐसा लगता है जैसा मेरे इस बच्ची से कोई गहरा भावनात्मक संबंध हो। वाकई नागराज, इतनी क्यूट बच्ची मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हारा क्या विचार है नागराज? इस नवजात बच्ची को भविष्यधाम के दरवाजे पर कौन छोड़ सकता है? मैंने अपने जासूस सर्पों को हर दिशा में भेजा था दादाजी, लेकिन कुछ भी पता न चला। ऐसा लगता है जैसे इस बच्ची को छोड़ने वाला धुआं बनकर हवा में घुल गया हो। ये एक बच्ची नवजात है, इसे एक माँ की ज़रूरत है। अनाथालय में इसका सही प्रकार लालन पालन नहीं हो सकता। आप ठीक कह रहे हैं दादाजी। हम भारतीय न्यूज़ चैनल में इस बच्ची के डिटेल देख सकते हैं, जिससे कि शायद इसके असली माँ बाप का पता चल जाए या फिर इसे गोद लेने के लिए कोई इच्छुक परिवार मिल जाए। कमाल है नागराज, इतने कम समय में ही यह बच्ची तुमसे इतनी घुल मिल गई है, तुम्हारे अलावा किसी की गोद में नहीं रह रही। लाओ भारती, बच्ची को मुझे दो। ओह, देव कृपा करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बच्ची तो... क्या हुआ दादाजी, आप इस तरह क्यों चौंके? कुछ नहीं भारती, बच्ची वाकई नागराज के अलावा किसी से चुप नहीं होगी। लो नागराज, तुम ही संभालो इसे। ये तो वाकई नागराज की गोद में जाते ही शांत हो गई। मुझे इस बारे में शांत रहना होगा। भारती को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इस बच्ची के बारे में कोई तो ऐसी बात है दादाजी जो कि आपको परेशान कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं भारती, इस बच्ची की बेहतरी इसी में है कि इसके घर वालों का पता चल जाए। दादाजी के मनोभाव पढ़ने में मुझसे कभी गलती नहीं हो सकती। इस बच्ची को गोद में लेते ही उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया है जो वे मुझे भी नहीं बता रहे। मुझे माफ़ करना मेरी बच्ची, मैं तुमसे झूठ बोलने पर विवश हूँ, परंतु मैं इस बच्ची से जुड़ा सत्य तुम्हें तब तक नहीं बता सकता जब तक मैं खुद उस सत्य की पुष्टि ना कर लूँ। उस बच्ची से जुड़ी कोई बात थी जो वेदाचार्य को बुरी तरह परेशान कर रही थी। वेदाचार्य के बूढ़े चेहरे पर खिंची परेशानी की गहरी लकीरों को पढ़ने में भारती से कभी गलती नहीं होती थी। वेदाचार्य भविष्य धाम के बाहर मिली लावारिस बच्ची की न्यूज भारतीय न्यूज चैनल पर निरंतर चलाई जा रही थी। अथक प्रयासों के बावजूद बच्ची के माता पिता का कोई सुराग ना मिला। हालांकि उस बच्ची को गोद लेने के लिए जैसा पूरा महानगर उमड़ पड़ा था। बाप रे, मैंने सोचा भी नहीं था कि बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए पूरा महानगर आ जाएगा। इतने लोगों में इसके लिए योग्य परिवार ढूंढना आसान नहीं होगा। नागराज खुद बच्ची के अडॉप्शन के लिए आए परिवारों के इंटरव्यू ले रहा था। कई दिनों के अथक परिश्रम और कई सौ परिवारों को रिजेक्ट करने के बाद अंततः नागराज ने बच्ची के लिए योग्य परिवार चुन लिया। बधाई हो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। मुझे यकीन है इस बच्ची को आपके रूप में अपने माता पिता मिल जाएंगे। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है नागराज कि तुम्हारे हाथों हमें हमारी बेटी मिल रही है। लेकिन बच्ची ने उस परिवार को नहीं चुना। कुछ ही घंटों में शर्मा दंपति को दोबारा नागराज की शरण में आना पड़ गया। ये बच्ची तो रोना बंद ही नहीं कर रही नागराज। सफी फार्मूला मिल्क ट्राई कर लिए, दूध को मुंह नहीं लगा रही। शहर के हर बड़े पेडी स्टेशन को दिखा लिया, कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं बता पा रहा। दूध की बोतल मुझे दीजिए। बच्ची ने अपना परिवार चुन लिया था। कमाल है नागराज, तुम्हारी गोद में जाते ही बच्ची बिल्कुल शांत हो गई। तुम कितनी भी कोशिश कर लो नागराज, इस बच्ची को तुम अपने से दूर नहीं कर पाओगे। इस बच्ची का निश्चल प्रेम जो किसी भी अबोध बच्चे का अपनी माँ के प्रति होता है, वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम इससे कितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश कर लो, यह बच्ची वापस लौटकर तुम्हारे पास ही आएगी।
संसार के सबसे दुर्दांत खलनायकों से भी हंसते हंसते लोहा लेने वाले विश्व रक्षक को उस विषम परिस्थितियों से जूझने में दांतों तले पसीना आ गया था। समझने की कोशिश करो भारती, मेरे ऊपर पूरे महानगर की जिम्मेदारी है। सिर्फ महानगर ही नहीं, बल्कि इस धरती के हर एक निरीह प्राणी, चाहे वो इंसान हो या जानवर, उसकी सुरक्षा का दायित्व तो मुझ पर है। मैं इस बच्ची की जवाबदेही नहीं ले सकता। समझने की कोशिश तुम करो नागराज। तुम अगर इस धरती के हर प्राणी की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता रखते हो तो फिर इस बच्ची की जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो? क्या नागराज मात्र अपनी आंतरिक कसमकस में उलझा हुआ था, या फिर दायित्व का भय उस महानायक को भयभीत कर रहा था? नहीं, ये भाव मात्र भय से उत्पन्न नहीं होते। ये भाव उस अगाध मोह से उत्पन्न होते हैं जो इंसान हो या पशु, हर प्राणी में परमात्मा ने समान रूप से डाला है। कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम्हें डर है कि इस बच्ची से तुम्हारा भावनात्मक लगाव इतना ना बढ़ जाए, तुम्हारे विश्व रक्षक के दायित्व में बाधा बनने लगे। नागराज के बच्चों के प्रति प्रेम और लगाव के बारे में तो सारी दुनिया जानती है भारती। फिर ये बच्ची भला उन बच्चों से कैसे अलग हो सकती है? बात सिर्फ इतनी सी है कि इस बच्ची को जिस देखभाल और लालन पालन की आवश्यकता है, उसे पूरा करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। जरा सोचो भारती, कल को नागपासा, क्राइम किंग या मिस किलर जैसे किसी विलन से लड़ते हुए अगर मुझे कुछ हो गया तो इस बच्ची का क्या होगा? किसी भी छोटे और अबोध बच्चे की परवरिश ऐसे हिंसक माहौल में होनी सही नहीं है, जिससे मेरी जिंदगी का हर पल घिरा रहता है। नागराज का जीवन संपूर्ण मानवता की रक्षा को समर्पित है। इसे किसी भी एक इंसान पर केंद्रित करने का अधिकार खुद नागराज को भी नहीं है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है नागराज, लेकिन समय ने कुछ अधिकार भाग्य के हाथों में सौंप रखे हैं, और भाग्य को कोई नहीं बदल सकता नागराज। सिर्फ जन्म देने वाली माता या स्त्री में ही मातृत्व के भाव हों, यह आवश्यक नहीं। जिस प्रकार किसी माँ के लिए उसकी संतान से बढ़कर संसार में कुछ नहीं होता, ठीक उसी प्रकार समान भाव किसी प्राणी के लिए आए तो यह आत्मा में मातृत्व का संसार है। मोह भंग हो सकता है, किंतु मातृत्व नहीं। तुमने पहले ही बालकनी के नीचे अपने नागों का झूला बना रखा था। बच्चों को खेलने के लिए उनकी स्वतंत्रता मिलना आवश्यक है भारती। इनके बिना बच्चों का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता, परंतु उस स्वतंत्रता में उनकी सुरक्षा से कोई कुताही ना हो, इसका दायित्व पूर्णतः अभिभावकों का होता है। जब तक इस नन्ही पैरों के लिए एक योग्य परिवार नहीं मिलता जो इसे अपनाए और जिसे यह अपना ले, तब तक यह मेरा दायित्व है कि मैं इसे सहेज कर रखूं। तुम्हारे अंतर्मन में इस बच्चे को लेकर चल रहे द्वंद्व से मैं अनभिज्ञ नहीं हूं नागराज। समय और भाग्य ने इस बार विश्व रक्षक का इम्तिहान लेने के लिए बहुत ही अनोखा तरीका निकाला है। वाकई नियति नागराज की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा लेने की ओर कदम बढ़ा चुकी थी। नागराज नहीं जानता था कि आने वाला समय उसे उसके दायित्व और मातृत्व के ऐसे दो राह पर खड़ा करने की मनसा रचाए है जिनमें से किसी एक को चुनना उसके लिए संभव ना होगा। तुम्हारे आसपास होना ही इस बच्ची के लिए पर्याप्त है नागराज। तुम हमेशा हर घड़ी इसके साथ रहो, यह आवश्यक नहीं। जब तक यह बच्ची वेदाचार्य भविष्य धाम में रहने लायक बड़ी नहीं हो जाती, इसकी देखरेख मैं यहाँ करूंगी। ओह, तीव्र नाग संकेत प्राप्त हो रहे हैं। लगता है कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। नागराज के पास समय के गर्भ में झांकने की शक्ति नहीं थी, परंतु कोई था जो आंखें ना होने के बावजूद आने वाली कल की भयावहता की आंच आज के दामन पर पड़ती महसूस कर रहा था। परंतु उस दृष्टिहीन दर्शक ने जैसे समय के समान ही मौन धारण करके नियति को अपनी लीला रचने की आज्ञा दे दी थी। नागराज के लिए अगले कुछ दिन कर्तव्य पथ पर बेहद कठिन थे। मानव जाति की दांव पर लगे अस्तित्व की रक्षा के लिए विश्व रक्षक में अपनी पूरी शक्ति ही नहीं, अपना आत्मिक सर्वस्व भी झोंक दिया। महानायकों और उनकी जीत का महिमा मंडल करती गाथाओं के उद्घोष में अक्सर उस महानायक के अंदर के इंसान की कराह दब जाती है। लोगों के लिए उनकी महानायक की ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखने वाले खलनायक पर जीत भी बहुत सहज और छोटी बात होती है, परंतु ऐसा हर एक महायुद्ध महानायक के अस्तित्व को प्रभावित करता है। यही प्रभाव उसके मानव होने का एहसास है जो उसे छीना नहीं जा सकता। युद्ध में मिले शारीरिक घाव समय के साथ भर जाते हैं, कुछ महानायकों के समय से पहले ही, परंतु ऐसा हर युद्ध, हर दुश्मन महानायक की अंतरात्मा पर एक अमिट घाव की छाप छोड़ जाता है, जिसे समय धूमिल तो कर सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता। अंतरात्मा पर लगे घाव को दुनिया से छुपाने वाले ही तो महानायक होते हैं ना, क्योंकि संसार अपने सर्वोत्तम महानायकों को वही दर्जा देना चाहता है
जो भगवान का होता है। आम इंसान को ना तो यह एहसास होता है कि एक महानायक भी हाड़ मांस का बना एक इंसान ही है। उसके अंतर्मन में भी वही भावनाएं होती हैं जो काम इंसान में है। वह भी भावनात्मक रूप से वैसे ही आहत हो सकता है जैसे हम या आप, और ना ही आम इंसान को इस सत्य से कोई फर्क पड़ता है। आम इंसान तो अपने महानायक खतरों से खेलते खेलते चकाचौंध से भरपूर सुपर हीरो के रूप में देखना पसंद है। आम इंसान के लिए महानायक भगवान का रूप है जो हार जीत, मोह और भावनाओं से ऊपर है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर एक आम इंसान भावनाओं को अपनी कमजोरी समझ लेता है। वी लव यू नागराज, नागराज इज द बेस्ट। लेकिन एक महानायक जानता है कि उसकी भावनाएं ही उसे दृढ़ और शक्तिशाली बनाती है। हाँ, यही सत्य है। ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली इंसान होना महानता का मापदंड नहीं है। महानता वह होती है जो आपकी भावनाओं से उपजती है। इंसानियत से भी बड़ी कोई सुपर पावर नहीं होती और भावनाओं से बड़ी कोई महानता नहीं होती। और नागराज को नागराज यही खूबियाँ बनाती हैं। मुझे अपने भगवान के पांव छू लेने दो नागराज। तुमने इस बुढ़िया के जीवन के इकलौते सहारे मेरे पोते की जान बचाई थी नागराज। तुम भगवान हो नागराज, तुम भगवान हो। नहीं माँ जी, नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं भी आप लोग जैसा ही एक आम इंसान हूँ। एक ऐसा आम इंसान जिसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। इसलिए मुझे हर नारी में अपनी माँ नजर आती है और माँ कभी बेटे के पैर नहीं छू सकती। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ बेटे का होता है माँ जी। तुम्हें मैं क्या आशीर्वाद दूँ बेटा, तुम तो सर्वशक्तिशाली, सर्वश्रेष्ठ हो। मैं सर्वशक्तिशाली या सर्वश्रेष्ठ नहीं होना चाहता माँ जी, मैं सिर्फ एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। नागराज के जीवन काल में यह प्रथम अवसर था जब उसे एक ऐसी भावना की अनुभूति हो रही थी जिससे वो अब तक पूर्णतः अनभिज्ञ था। एक ऐसी भावना जिससे आम इंसान प्रतिदिन रूबरू होता है। दिन भर के महायुद्ध और द्वंद्व के बाद कार्यक्षेत्र से घर की शांति में वापस आना और उन्हें सुकून में देखना जो आपके अपने हैं, यह अनुभूति क्या होती है, यह नागराज पहली बार अनुभव कर रहा था। अपने जन्म के साथ ही अपने माता पिता को खो देने वाले और अपने निर्माता द्वारा अपराध जगत में हथियार की तरह नीलाम किए जाने वाले नागराज ने कभी सपने में भी यह कल्पना नहीं की थी कि उसे कोई मिलेगा जिसे वो अपना परिवार कह पाएगा। संसार भर में घूम घूम कर अपराधियों को खात्मा करने वाला और पृथ्वी ही नहीं ब्रह्मांड को भी तबाह कर देने की कुवत रखने वाले खलनायकों से बेखौफ भिड़ने वाले नागराज के अंदर नई भावनाएं अंकुरित हो रही थी जो उस बच्ची के समान ही अबोध, कोमल और मासूम थी। उस बच्ची के लिए नागराज कोई महानायक, कोई सुपर हीरो या भगवान नहीं था। उस बच्ची के लिए नागराज उसका अपना था। ये वो भाव थे जो नागराज अपने अब तक के जीवन में किसी के लिए नहीं रख पाया। आगू सोई नहीं अब तक, या मेरी आहट पाकर उठ गई। ये भाव उन दोनों को एक अटूट भावनात्मक डोर से बांध रहे थे। चलो मैं सुलाता हूँ तुम्हें। गा गा गो। क्या गाऊं? लोरी गाऊं? अरे मुझे गाना नहीं आता। गो। ये शायद नागराज के जीवन के सबसे सुखद पल थे, किसी खूबसूरत सपने के जैसे। अच्छा बाबा गाता हूँ, गुस्सा मत हो। आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। एक ऐसा खूबसूरत सपना जो पथरीले यथार्थ से टकराकर चकनाचूर हो गया था। हाँ, अतीत का सुहाना स्वप्न टूट चुका था, लेकिन भावनाओं की डोर अब भी पहले जैसी ही मजबूत थी। प्लीज मान जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। बाहर निकलो यहाँ से। अरे ये एकाएक क्या हो गया? समय और नियति नागराज की इंसानी भावनाओं की परीक्षा तो ले ही रहे थे। अब यह अंतर्द्वंद अपनी भावनात्मकता के चरम की ओर अग्रसर था। बम! हालात बदल चुके थे, नागराज बदल चुका था, परंतु बदलाव और परिवर्तन को स्वीकारना इतना आसान नहीं होता, खासकर किसी मासूम के लिए। क्या हुआ? उन्होंने तुझे बाहर क्यों निकाल दिया? पता नहीं, अब तक तो ठीक ठाक लग रहे थे। ये ढूंढ क्या रहे हैं? पता नहीं, कुछ बहुत जरूरी होगा शायद। बीकर, ये बीकर के क्या करेंगे? बीकर में अपना जहर निकाल रहे हैं। अपना ही जहर पीकर आत्महत्या कर रहे हैं। नागराज को मारने के लिए उनके जहर में 3 और जहरीले प्राणियों का खून मिलना जरूरी है। सिर्फ अपना जहर पीने से वे मरेंगे नहीं। फिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? खुद को दर्द पहुंचाने के लिए। लेकिन क्यों? नागराज के सूक्ष्म सर्प सिर्फ उसके धड़ में स्थित हैं, क्योंकि नागराज की गर्दन के ऊपर दिमाग तक जो खून जाता है उसमें विष नहीं होता।
अपना खुद का जहर पीने से वह जहर किसी तीव्र मादक पदार्थ की तरह नागराज के मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है। दिमाग पर जहर चढ़ने से नागराज को असहनीय शारीरिक और मानसिक कष्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी अतिरिक्त शक्तियां खत्म तो नहीं हो रही, लेकिन बहुत छिड़ पड़ रही हैं। क्योंकि अपनी इन शक्तियों को नागराज अपने दिमाग से ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन नागराज की प्रतिरोधक क्षमता आम इंसान से अलग है। कुछ ही समय में उस पर से अपने जहर का प्रभाव हट जाता है। उनकी शक्तियां फिर से वापस आने लगती हैं और इसलिए वे बार बार खुद अपना जहर पी रहे हैं। उनका जहर उन्हें एक बार में मार नहीं सकता, लेकिन वे खुद को तिल तिल करके एक दर्दनाक मौत की ओर ढकेल रहे हैं। ओह, इसीलिए ये इतने थके हुए और कमजोर से दिखाई दे रहे थे। नहीं कट्टू, नागराज कुछ भी हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं हो सकता। जल्दी आ कट्टू, इन्हें उठाने में मेरी मदद कर। अपना होश संभालते ही आपने खुद को जिन सशक्त बाहों के आगोश में महफूज पाया हो, उन बाहों को अशक्त होके झूलते देखने का कष्ट मृत्यु तुल्य होता है। बड़े भारी है ये, जोर लगा मोटू। मैं बुरा इंसान नहीं हूं। जिन कदमों पर अपने नन्हे पैर रखकर आपने चलना सीखा हो, उनके लड़खड़ाते देखना आपको अंदर तक तोड़ देता है। जो आपके लिए हमेशा फौलाद से भी मजबूत आधार स्तंभ सरीखा रहा हो, उसे यूं ढहते देखना बर्दाश्त नहीं होता। मैंने उस बच्चे को नहीं मारा। शांत हो जाओ, सोने की कोशिश करो, दर्द कम होगा। लेकिन यही समय होता है जब उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं आपको सुलाती हूँ, लोरी सुनोगे? वही जो आप मुझे हमेशा सुनाते थे। आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। एक तरफ नन्ही नाग्या नागराज के लड़खड़ाते अस्तित्व को संभालने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ अस्तित्व की जंग का आगाज कहीं और भी हो रहा था। यह कोई भयंकर षड्यंत्र है, मानवों की एक नई चाल, हम इच्छाधारी नागों के अस्तित्व के लिए खतरा बनने की एक और साजिश। वरना रातों रात नागद्वीप के इतने करीब सागर मध्य में एक टापू कैसे प्रकट हो सकता है, जिस पर विचित्र और संदिग्ध दिखने वाले इंसानों की आवाजाही हो? यही बात तो हमें भी परेशान किए जा रही है राजगुरु। नागराज को इसके बारे में सूचना किया जाना चाहिए। मानवों से इच्छाधारी नागों के अस्तित्व को बचाए रखने का दायित्व और जवाबदेही नागराज की है। आप जानते हैं राजगुरु कि नागराज अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ेगा। यह समस्या हमारी है और इससे निपटना भी हमें स्वयं ही पड़ेगा। परंतु कुमारी विसर्पी, ऐसा करने से इच्छाधारी नागों के अस्तित्व का राज इंसानों पर उजागर होने का खतरा उत्पन्न होगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है राजगुरु। हर प्राणी को अपने अस्तित्व की लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ती है। हम सदैव किसी अन्य पर आश्रित तो नहीं रह सकते ना। अब तक इच्छाधारी नाग मानवों से दूर अपने अस्तित्व को संजोए शांतिपूर्वक जीते आए हैं, किंतु यदि मानवों ने इच्छाधारी नागों को छेड़ने की धृष्टता की है, तो बदले में सिर्फ उन्हें जहर मिलेगा। हम अपना गुप्तचर उस रहस्यमय द्वीप पर भेज चुके हैं महागुरु। जल्द ही पता चल जाएगा कि उस द्वीप पर क्या चल रहा है। रात की चादर में लिपटा रहस्यमय कोया कोया आइलैंड अपने गर्भ में क्या राज समेटे था, यह जानने का मकसद लिए वो साया उस ओर बढ़ा। तो यही है वो रहस्यमय टापू जो समुद्र के बीच प्रकट हो गया। यहाँ मुझे तीव्र नकारात्मक ऊर्जा प्रवाह का आभास हो रहा है। हेत काल देव काल जयी, यह क्या माया जाल है? मेरे देखते ही देखते यहाँ दीवार प्रकट हो गई। तिलस्म, यह किसी प्रकार का तिलस्म है। ओफ, यह तो किसी प्रकार का ऊर्जा अवरोध लगता है। ऊर्जित किसी भी प्रकार की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। यही कारण है कुमारी विसर्पी ने मुझे इस रहस्यमय द्वीप की सच्चाई पता लगाने का जिम्मा सौंपा है। ऊर्जित की ज्योतिर्जी शक्ति किसी भी छुपे हुए ऊर्जा स्रोत को दृष्टिगोचर कर सकती है। अब इस जाल के बीच से मैं बहुत आराम से इच्छाधारी रूप में बदलकर आर पार निकल जाऊंगा। कैसी विचित्र दीवार है यह, इसका तो कोई और छोर ही नजर नहीं आ रहा। इतने उत्कृष्ट तिलस्म की संरचना इस युग में भला कौन कर सकता है? ओह, यह क्या रहा है? यह तड़ित ऊर्जा तो इस प्रकार एकत्रित हो रही है जैसे यह मुझ पर वार करने वाली हो। आखिरकार पहली मछली जाल में फंसी, या कहूं पहला नाग। मुझे शाह बनकर चलना है या मिस्टर नागेश्वर राजू बनकर? शाह बनकर, नाम मात्र के लिए सही, पर इस मिशन पर हमें नेतृत्व की जरूरत है। नाम में ही तो प्रॉब्लम है दीदी। मेरे इंसानी रूप का नाम नागेश्वर राजू रखने की क्या जरूरत थी? कुछ अच्छा नहीं रख सकते थे? अक्षय, शाहरुख, अमिताभ, रणवीर टाइप? इस बात पर तो मैं अपने हीरो से सहमत हूँ। मैं तो खुद चाहता था कि अपने भाई का नाम बॉलीवुड के किसी बड़े सितारे के नाम पर रखा जाए।
सच्ची? मुच्छी रे पगले, मैंने तो 3 नाम भी फाइल कर लिए थे। प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, रंजीत, तुझे जो पसंद हो रख ले। या, दीदी, इस ठंडे प्राणी को हमेशा के लिए ठंडा कर दूंगा मैं। मस्खरी हो चुकी हो तो थोड़ा कैरेक्टर में आएंगे मिस्टर शाह? डेस्टिनेशन पर प्रोसीड करने की सारी तैयारी हो चुकी है मिस्टर डांगी। सभी कमांडोज तैयार हैं? यस सर, यस सर। महानगर की एक आम सुबह, रोजमर्रा की भागदौड़ में होड़ लगाता हुआ हर आम इंसान इस बात से पूर्णतः अनजान थे कि वे आज सुबह आम नहीं थी, ना ही महानगर के आसमान पर मंडराने वाला वो खतरा आम था। अभी तो धूप निकली थी, फिर अचानक ये तूफान कहाँ से आने पड़ा? मोबाइल के वेदर ऐप पर भी किसी तूफान की चेतावनी नहीं है। ये वेदर ऐप भी भारतीय मौसम विभाग जैसा ही नकारा है। क्राम! खतरा अपना असली रूप दिखाना शुरू कर रहा था। ये तूफान प्राकृतिक नहीं है, जान बचाकर भागो। एक विभत्स और डरावना रूप। मुझे नागराज चाहिए, महानगर का रक्षक नागराज। ये तूफान तो एक अजीब आकृति सा रूप ले रहा है। जब तक नागराज मेरे सामने नहीं आएगा, मैं अपने तूफान से उसके महानगर को शमशान बना दूंगा। तो तूफान, यह भी नागराज के चक्कर में ही यहाँ आया है। इस नागराज के जाने के बाद भी मुसीबत हमारे ऊपर से गई नहीं। नागराज के जाने से ही मुसीबत हम पर आई है, बेवकूफ़ इंसान। नागराज होता तो हर खतरे से महानगर को बचाता। क्रमशः आगामी भाग, असत्य।